गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हम लोग को पता है कि जो आपका पंचायती राज है ये आपका 2 अक्टूबर 1959 उस समय बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे स्थापित किया गया था। बट जब राजीव गांधी की बात हो रही है, एक बार इन्होंने प्रयास किया था 1986 में, तो उस समय जो समिति नियुक्त किए थे, उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय समिति के अध्यक्ष थे एल एम सिंघवी। कौन थे? एल एम सिंघवी थे। ठीक है, हालांकि अशोक मेहता का भी नाम आता है, लेकिन फिलहाल इस समय 1986 के समय कौन थे? एल एम सिंघवी। ये आप ध्यान में रखेंगे राजीव गांधी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन देख लें हम लोग। ऑप्शन है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। ये गलत है, 15 सदस्य नहीं, ये दोनों, पहला ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो है टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सूची मिलाने वाला। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 1956 सही है, सेकंड का सेकंड, यानी कि इन दोनों का है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 69 टू 74 से होगा। तो पहला का पहला भी सही होगा, तो बिल्कुल सही है, पहला का पहला सही है। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1992, ये गलत है, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। क्लियर, आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सेकंड नंबर, ये जो सी का 4 और डी का 3। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 था और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, हम लोगों ने अभी देखा था एक हमारे पास 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल का जो है 1 वर्ष का प्लान चला था, पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। ये जो 1-1 साल का 3 साल चला था, इसी को हम लोगों ने रोलिंग प्लान कहा था। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जी मेडल द्वारा। किसके द्वारा? जी मेडल। जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुरनार मेडल है। तो गुरनार के नाम से लोग जानते हैं इनको, गुरनार मेडल है जिन्होंने रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था विकासशील देशों के लिए। चलें, इंडिया में भी लगा था ये 2 बार। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो देखिए, नट पूजा है, चोंगली है, बिहू है, ये सभी असम राज्य से रिलेटेड है। बधाई आपका असम राज्य से रिलेटेड नहीं है। तो बधाई कहाँ से है? तो याद रखिएगा, बधाई है एमपी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो देखिए, आपको कह रहा है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम पे दूरगामी कार्य किसने किया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या होगा? वी के आर वी राव। कौन होंगे? वी के आर वी राव ने नेशनल इनकम के बारे में काफ़ी कुछ थ्योरी दिया है उन्होंने, है ना। जब बात कर ले हम लोग भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में किन्होंने बताया था? तो वो दादा भाई नेहरू जी ने बताया था। ठीक है, अपने वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में भी उन्होंने बताया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकाधिकार का क्या अर्थ है? तो एकाधिकार का अर्थ है एक ही विक्रेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्रेता एक ही होना चाहिए, जिसके तहत वो क्या करेगा? मनमानी दाम लेगा, क्योंकि वो चीज़ और कोई बेच नहीं रहा है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो देखिए, हम लोगों ने 2 नाम सुना होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन सुना होगा और एक अब बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपका इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो देशांतर रेखा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी, 0 डिग्री, ये कहाँ से गुजरता है? ये ग्रीनविच मेरिडियम जो आपका यूनाइटेड किंगडम के आसपास है, इंग्लैंड के आसपास है। ठीक है, और 180 डिग्री लाइन जो है जस्ट इसके विपरीत में होती है। 180 डिग्री लाइन, जब लोग मैप की बात कर लें, इस मैप की बात कर लें, तो इंडिया मान के चलिए यहाँ है, एशिया के आसपास। यहाँ आपका जो है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन है यूके के आसपास। और 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है इधर और इधर पृथ्वी जुड़ा हुआ है, तो 180 डिग्री के पास यहाँ पर जो अलास्का का जो क्षेत्र है रसिया का, वहाँ या इस साइड भी आप कह लीजिए, यहाँ से आपका लाइन जो है इंटरनेशनल तिथि लाइन गुजरता है। हम लोग कभी मैप में देखेंगे तो आंसर क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री है तो ना तो पूर्वी है ना पश्चिमी है, बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो देखिए, बोला ही जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। तो कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो याद रखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किसके लिए है? सूर्य देवता के लिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? देखिए, लास्ट सेट में हम लोगों ने पढ़ा था, व्याख्या करता है जब बात करेगा तो हमारा आ जाता है आर्टिकल ग्राम पंचायत के लिए 243 से 243 ओ तक, है ना। और जब निर्देश देता है तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 40। वेरी गुड, आप लोग का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अवध राज को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया? तो देखिए, ये भी आप लोगों को पता होगा, आई होप से जो फॉलो कर रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री अगर बहुत ध्यान से देखा होगा आपने तो आपको पता होगा कि जब बात विलय की जहाँ भी आती है तो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी को जानते हैं। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको, अवध को, अपने राज्य में मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किसको चेरी कहा था? ये याद रखिएगा, चेरी, है ना, जो खाने वाला चीज़ है,
वो किसको कहा था? तो अवध को ही कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज को दुधारू गाय या चेरी की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, अवध के लिए ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तली की ओर गमन करना क्या कहलाता है? ऊपर से नीचे की ओर जो टूट कर गिरता है पत्थर वगैरह, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसी को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन, है ना। मिट्टी का टूटना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्यूर्टो रिको खाई, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं आप, है ना। ऑप्शन आर्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा, प्यूर्टो रिको खाई यानी ट्रेंच कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? वो है अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बुश वेल्ड घास स्थित स्थल पाए जाते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो वेल्ड घास है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन क्या है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में बुश बेल्ट घास पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे अंतिम ग्रह पहले जो था वो आपका क्या था? प्लूटो था। क्या था? प्लूटो। लेकिन 2004-5 के आसपास प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दिया? बौना ग्रह में शिफ्ट कर दिया। तो अब अगर हिंदी में बात करें तो अरुण और वरुण लास्ट में, तो वरुण होगा। तो वरुण को क्या कहते हैं? वरुण को कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। तो लास्ट में इंग्लिश में यूरेनस और नेपच्यून आता है, तो नेपच्यून सबसे लास्ट में है। तो यही क्या है आपका? सबसे दूर का ग्रह है, जिसको हम लोग क्या हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? ऑप्शन क्या है? गगन नारंग, विजेंद्र सिंह, विजय कुमार और सानिया मिर्जा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये जो बृहद्रथ है, इसका दो जगह इतिहास में नाम आता है। एक आता है आपका मगध साम्राज्य का जो फाउंडर था वो भी कौन था? बृहद्रथ था। और साथ ही साथ मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहद्रथ था। ठीक है, चलें आगे। और इसकी हत्या करके कब? 185 बीसी में, है ना। 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। याद रखिएगा, मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। चलें आगे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन देखिए, मोरक्को, तुर्की, फ्रांस और मध्य एशिया। तो याद रखिएगा, इब्न बतूता आया था मोरक्को देश से। किस देश से आया था? मोरक्को देश से आया था। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, जब बात कर लेते हैं मोरक्को की, तो मोरक्को की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, मोरक्को की राजधानी है राबत। क्या स्पेलिंग है? RABAT। ठीक है, चलें। और जब बात करते हैं हम लोग इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता ने एक बुक लिखा जिसका नाम है रहला। क्या है? रहला। ठीक है, इसी में उसने क्या किया? आपने इंडिया भारत यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है रहला बुक में। चलें, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं? देखिए, अब एक नया टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स का है, मनी ऑर्डर, है ना। तो मनी ऑर्डर किसको कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, मनी ऑर्डर जो अर्थव्यवस्था है वो कहा जाता है यूके को, उत्तराखंड को। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं जहाँ अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। बाहरी स्रोत का मतलब सिंपल समझिए, जहाँ FDI की बात हो रही हो, ये तो फॉरेन से बात हो रही है, इसके अलावा भी कुछ फूड प्रोडक्शन है या और कुछ भी जो डिमांड होता है किसी स्टेट का, है ना, इकोनॉमी रन करने के लिए, तो वो सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है? कोई राज्य अगर दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहते हैं मनी ऑर्डर राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो देखिए, म्यांमार का धर्म के बारे में ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपको आइडिया लग जाएगा आंसर क्या होगा। आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक डैश थे, क्या थे? तो संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे, तो इतिहासकार भी होंगे, है ना। तो तीनों ऑप्शन मिलाकर क्या हो जाता है? ये तीनों। याद रखिएगा, अमीर खुसरो, जिसको तो हिंद बोला जाता था, वो जो है कवि भी है, संगीतज्ञ भी है और इतिहासकार भी है। तीनों आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो देखिए, किसी न्यायालय द्वारा, सॉरी, क्या जारी किया जाता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में 32, है ना, और हाई कोर्ट के लिए 226। ठीक है, दो हो गया, दो जगह मेंशन हो गया। अच्छा, क्या जारी किया जाता है? उसको हिंदी में कहते हैं याचिका। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, इंग्लिश और हिंदी साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी को साथ लेकर चलें। जितना ज़्यादा आप खुद का डेवलपमेंट कर पाएँ उतना ज़्यादा आप अच्छा बेहतर फील करेंगे खुद को। तो याचिका का इंग्लिश होता है रिट। ठीक है, तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग रिट जारी करवाते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करके मौलिक अधिकार को लागू कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में मतलब एक साल में कम से कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तों से रहित हो जाते हैं? रहित होने का मतलब सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो पत्ते झड़ जाते हैं उसको कहते ही हैं हिंदी में पर्णपाती, है ना। तो कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो कहाँ के वन होंगे? वो वन को कहते हैं हम लोग पर्णपाती वन। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं आप, है ना। भद्राचलम है, चिदम्बरम है, हम्पी है और श्रीकालहस्ती है। तो जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो आपका है कहाँ? हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में। याद रखिएगा, हम्पी में ये किस नदी के किनारे? हम्पी जो शहर है वो बसा हुआ है, तो हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पे है? इसका आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा नदी पे होगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि हम्पी है कहाँ? तो याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ है?
कर्नाटक में, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन का भी आंसर आ गया साथ ही साथ, है ना, कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तर तट पे स्थित है, उत्तरी तट पे स्थित है, तो आंसर क्या होगा, तुंगभद्रा होगा। क्लियर, 24-25 का आंसर आ गया। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है, यानी सीधा सीधा कह रहा है कि गोलकुंडा जब आया था, मुस्लिम राज्य का जब उदय हुआ था गोलकुंडा पे, उससे जस्ट पहले जो है कौन सा हिंदू साम्राज्य वहाँ पर अवस्थित था, है ना, तो याद रखेंगे वहाँ पे कौन थे, वारंगल थे। ठीक है, किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है, तो वारंगल पे हुआ। वारंगल वहाँ क्या था, एक साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस में आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। याद रखिएगा, एक फारस से आने वाला एक हमारा आक्रमणकारी था, कौन था, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, हम्पी का मतलब अभी हम लोग जान गए कर्नाटक, है ना। यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग था कौन, देवराय द्वितीय। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक जो कौन था, वो था देवराज द्वितीय। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा वेद शब्द का अर्थ आप लोग शायद आप लोग को पता होगा, जल्दी से फटाक से लाइव चैट में देंगे। ऑप्शन है ज्ञान का रहस्य, आचार संहिता, ज्ञान और धर्म संहिता। आंसर है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान है। आपको पता है टोटल 4 वेद हैं और स्टार्टिंग किससे होता है, ऋग्वेद से होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है, ऑप्शन देख लीजिए। हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। आंसर क्या होगा, सांभर झील राजस्थान में। कहाँ है, सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। और भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, सांभर झील है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो देखिए आप इसका आंसर आप लोग को पता होगा, 1948, 1853, 1875, 1880। इसका आंसर आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे, भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो देखिए हम लोग को पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से के उत्तर में 80 किलोमीटर दूरी पर हिमानी से निकलती है। क्लियर, जब हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन जब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा वो 916 किलोमीटर। कितना, 916 किलोमीटर। यानी आप अप्रॉक्स लगा लीजिए कि भारत में एंट्री करने से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को स्वतंत्र आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 सेट पहले बताया था कि 1942 के समय में जब काफ़ी सारे नेता लोगों को अंडरग्राउंड कर लिया गया था, है ना, नज़रबंद कर लिया गया था या जेल में डाल दिया गया था, उस समय एक फीमेल थी जिनका नाम था अरुणा आसफ अली। क्या नाम था, अरुणा आसफ अली ने अंडरग्राउंड रह के, यानी कि अंग्रेजों से छिपकर, है ना, ऑल इंडिया जो आपका ब्रॉडकास्ट है उससे आपके भारत छोड़ो आंदोलन को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। तो इसलिए उसी वजह से ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किनको जाना जाता है, अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। देखिए ताशकंद समझौता क्या था, तो 1965 के आसपास भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था, उसी के समझौते के लिए ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, और ताशकंद समझौता से रिलेटेड कौन है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, है ना, और वहाँ ये समझौता हुआ और समझौता के जस्ट अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, काफ़ी प्रेशर में थे कि उन्होंने जो जजमेंट लिया है वो जजमेंट सही है या नहीं है, और शायद ये एक वजह हो सकता है उनकी मृत्यु के पीछे का, है ना, हार्ट अटैक के पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्य का है। अवरोही क्रम का मतलब देखिए घटते हुए होगा, तो ये जो सिंबल दिया है ये सिंबल तो खैर गलत है ना, ये सिंबल का मतलब बढ़ता हुआ हो जाता है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ये सिंबल एक ग्रेटर देन लेस देन होता है, कोडेड इनइक्वालिटी रीजनिंग में पढ़ेंगे तो ये गलत है। अब बचिए ये दोनों, तो आपको कह रहे हैं जनसंख्या घनत्व जो है वो मैक्सिमम जनसंख्या से कम की ओर जाएगी, है ना, एरिया वाइज में। तो हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व में पहला कौन सा है, बिहार है, दूसरा कौन सा है, बंगाल है, तीसरा आपका केरल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आमेर महल कहाँ स्थित है, तो देखिए आमेर महल कहीं राजस्थान में स्थित होगा, तो चारों का चारों ऑप्शन राजस्थान, सॉरी एक आगरा तो नहीं होगा, रेस्ट 3 ऑप्शन क्या है आपका, राजस्थान का है। तो आंसर क्या होगा, आमेर महल जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है, वहाँ क्या है, आमेर महल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, यानी कि आपको वहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है सिरसा है, बांदीपुर है, मानस है, सुल्तानपुर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, याद रखिएगा आंसर क्या है, आंसर है आपका सुल्तानपुर संरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन ये है कि सुल्तानपुर किसके लिए है और कहाँ है, तो याद रखिएगा सुल्तानपुर एक झील अभ्यारण्य है, यानी कि यहाँ पक्षियों को कंसिडर करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ ये है कहाँ, ये हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, क्लियर हो गया, सुल्तानपुर के बारे में, एक झील अभ्यारण्य है, और झील अभ्यारण्य में जनरली पक्षियों को कंसिडर करते हैं रिजर्व में, और ये है कहाँ, हरियाणा में। अब बात कर लें हम लोग सिरसा नेशनल टाइगर, ये जो आपका बाकी 3 है वो तो टाइगर रिजर्व है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो सिरसा कहाँ है, तो याद रखिएगा सिरसा है राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। और जब बात करेंगे मानस का, तो मानस कहाँ है, असम में है, मानस कहाँ है, असम में। और बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फिर से एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर सुल्तानपुर होगा क्योंकि एक झील है, बांदीपुर कर्नाटक, सिरसा जो है वो कहाँ है आपका, वो है राजस्थान में, और मानस कहाँ है, मानस है आपका असम में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा। आंसर क्या होगा? सिंगापुर होगा। कौन सा? PSLV C56 से 7 रॉकेट लॉन्च किया है किसका? जुलाई 2023 में, वो है सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, भारत में प्रथम बार जो है वो हुनों का आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? ऑप्शन देख लीजिए आप, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त और श्रीगुप्त। आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त के शासनकाल में, है ना, भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, यूके में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा सागर नेशनल पार्क कर दिया गया, या रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहली बार बनकर कब तैयार हुआ? तो 1936 में। कब तैयार हुआ? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन एकत्रित करना, यही होगा। उसका था कि मध्य जो एशिया है वहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य बना जाए, उसके लिए पैसे चाहिए तो उसको, इसलिए वो इंडिया आता था और लूट के यहाँ से सारा धन वापस ले जाता था। तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में साम्राज्य का निर्माण करना और उसके लिए धन एकत्रित करना। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने? 17 बार, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? देखिए, आपसे बात कर रहा है तजाकिस्तान की राजधानी, तो आंसर क्या होगा? दुशान्बे होगा। क्या होगा? दुशान्बे होगा, ये ध्यान में रखेंगे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे। अच्छा, हम लोग को ये दो दिख रहा होगा, ताशकंद और बिस्केक। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ताशकंद के बारे में पढ़ रहे थे कि ताशकंद जो है वो समझौता हुआ है, और उससे कौन रिलेटेड थे? आंसर था लाल बहादुर शास्त्री। मैंने आपको बताया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद हम लोग ताशकंद गए थे। क्वेश्चन ये कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कौन सा? उज्बेकिस्तान का राजधानी कौन सा है? ताशकंद है। अच्छा, यहाँ बिस्केक नजर आ रहा है, बिस्केक भी किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिस्केक है। कुछ कुछ नेशनल जो आपका इंटरनेशनल जो कंट्री कैपिटल वो ध्यान में रखेंगे। अभी फिलहाल कह रहा है तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है। ताशकंद किसकी राजधानी थी? ताशकंद थी उज्बेकिस्तान की, यू कर लीजिए। और बिस्केक किसकी राजधानी है? बिस्केक है राजधानी किर्गिस्तान की। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो याद रखिएगा, जो जर्मनी बर्लिन में जो आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसमें टोटल 3 लोगों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। कितने लोगों द्वारा? 3 लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कॉफी कहाँ लगाया गया था, यानी कि कॉफी का बागान कहाँ लगाया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में है चिक मंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला नंबर, चिकमंगलूर जनपद में। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो देखिए, ओपियम का मतलब अफीम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? याद रखिएगा, जो लोकसभा के स्पीकर थे वही प्रथम स्पीकर थे, वही आपके संविधान सभा में जो विधायी जो कार्य था उसके भी अध्यक्ष वही थे, वहीं से फिर इनको उठाया गया। और क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हमारा पहला जो लोकसभा है वो संविधान सभा था, तो संविधान सभा के पहले स्पीकर, या कह लीजिए कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आंसर कौन सा होगा? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी को जोड़ने यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से केन को जोड़ा गया? तो देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना है। कौन सा है? केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये कॉमन है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। तो ये है आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बेतवा होगा। बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो याद रखिएगा, निर्माणाधीन का मतलब निर्माण का कार्य चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि केन बेतवा दोनों नदी है कहाँ? तो याद रखिएगा, दोनों नदी है एमपी का, मध्य प्रदेश की दोनों नदियाँ हैं, और इन दोनों को जोड़ने का काम चल रहा है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो याद रखिएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको और लेब्राडोर, और यहीं पे आपका एस आकार का क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो ये दोनों किससे रिलेटेड होगा? ये दोनों रिलेटेड होगा अटलांटिक महासागर से। किससे? अटलांटिक महासागर से। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन सा है? याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश भारत है। कौन है? भारत है। अच्छा, ये कौन से नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाला है? तो याद रखिएगा, 71वां नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने जा रहा है। कहाँ? भारत में। और भारत सेकेंड टाइम इसका आयोजक बन रहा है। ठीक है, कितनी बार? दूसरी बार जो है भारत में मिस वर्ल्ड का ये जो कंपटीशन है वो होने जा रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये एकदम क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अब बात कर लें इसमें खिलाड़ी का नाम दे रहा है आकाश कुमार। ये जो है किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है कुश्ती, तलवारबाजी, निशानेबाजी और मलखम। तो याद रखिएगा, ये जो है इनका जो गेम था ये था आपका तलवारबाजी। क्या था? तलवारबाजी में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है।
अच्छा, जब बात कर लें कि खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला, फर्स्ट रैंक, है ना, ये बहुत जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा इसमें महाराष्ट्र, किसको, महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। अच्छा, यूथ गेम होता है तो एक और यूनिवर्सिटी गेम भी होता है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी गेम भी होता है। तो इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होने वाला है, तो याद रखिएगा यूपी में होने वाला है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। यूथ गेम कहाँ हुआ है, एमपी में हुआ है, जिसमें पहला राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र। और यूनिवर्सिटी गेम यूपी में होने वाला है, कहाँ होने वाला है, यूपी में होने वाला है। ये आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है, एससीओ। याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। कहाँ है, बीजिंग, चाइना में इसकी राजधानी है, ठीक है, बीजिंग में। और बात कर लें एससीओ का जो अगला सदस्य है, और सदस्य संख्या भी आपको पता होना चाहिए। एससीओ का 9वां सदस्य कौन बन रहा है, 9वां सदस्य बन रहा है ईरान। कौन, ईरान। आंसर क्या होगा, ईरान होगा। और एससीओ का कौन सा नंबर का ये सदस्य, 9वां सदस्य, ठीक है। चलते हैं हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो देखिए यहाँ पर रेल नेटवर्क की बात कर रहा है, 100% विद्युतीकरण की बात कर रहा है। पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा का जो रेल नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अच्छा, जब 100% की बात आती है तो 2-4 क्वेश्चन इससे और जुड़ता है। सबसे पहले क्या आता है, 100% घरों का जो विद्युतीकरण है, मतलब घर घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया है, वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है गुजरात। कौन सा है, गुजरात है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, ये आपसे अगर पूछ तो याद रखिएगा यह है हिमाचल। एलपीजी के लिए कौन सा है, हिमाचल है। अच्छा, 100% हर घर जिला वाला जो प्रमाणन जो है प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, प्रमाण की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रमाणन की बात कर रहे हैं, प्रमाणन हर घर, हर घर जिला, सॉरी जिला नहीं, हर घर राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है आपका गोवा। कौन सा है, गोवा वो राज्य है जिसमें हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारा चीज़ है जिसमें 100% है। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, 100% विद्युतीकरण रेलवे में, तो आंसर था हरियाणा। 100% घरों के लिए जो विद्युतीकरण था वो था गुजरात। 100% एलपीजी करने वाला कौन सा राज्य है, हिमाचल। 100% हर घर जल जो आपका सर्टिफिकेट प्राप्त है, प्रमाणन जिसको कहते हैं, वो कौन सा राज्य है, वो है गोवा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होगा। देखिए इमेज जितना बड़ा होगा, सॉरी वस्तु जितना बड़ा होगा इमेज उतना ही बड़ा होगा, मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार आपस में समानुपाती होगा। तो आंसर डी आपको दिख रहा होगा, है ना, प्रतिबिंब का आकार बाय वस्तु का आकार, ये जो रेशियो है ये हमेशा समानुपाती हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुदैर्घ्य तरंगे संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो देखिए जो आपको कह रहा है कि इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो है माध्यमों का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब इसका हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा, आप एक बार देख लेंगे। लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली प्राइमरी कलर के ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये त्रिभुज में एक प्राइमरी कलर हम लोग बनाते थे उस पर रिलेटेड है। इसमें देखिए प्राइमरी कलर है कौन कौन सा, तो प्राइमरी कलर बेसिकली है लाल, ठीक है, नीला, नीला और हरा, ठीक है। इसको ध्यान में कहीं से नोट कर लीजिए आप लोग साथ साथ में, ताकि परमानेंट एक सॉल्यूशन मिल जाए। अब देखिए लाल और हरा को मिलाने पर हम लोग को मिलता है पीला। क्या मिलेगा भाई, पीला मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आपको पूछ रहा है लाल और हरा मिलाने से क्या मिलेगा, तो आंसर तो पीला आ गया आपका। फिर नीला और हरा को मिलाने से क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा श्यान, एक कलर आपने पढ़ा होगा, है ना, मोरनी कलर का आता है श्यान, वो है आपका नीला और हरा को मिलाने पर श्यान। और लाल और नीला को हरा मिलाने से क्या होगा, लाल और नीला को मिलाने से क्या होगा, तो इन दोनों को मिलाने से होगा मेजेंटा, ठीक है। इसका हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे अगले क्लास में, मेजेंटा। और लाल, नीला और हरा मिला देने पर व्हाइट मिलेगा, बीच में क्या है, व्हाइट है आपका, सफ़ेद है। ये वाला जो फिगर है ये फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। इस फिगर में इन तीनों को भी मिला दीजिए, मेजेंटा, पीला और श्यान को मिलाने पर भी सफ़ेद मिलता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा रंग बनेगा, पीला बनेगा। नेक्स्ट जर्मेनियम क्रिस्टल के आबंध हैं, यानी कि पूछ रहा है कि जर्मेनियम जिसका कि फॉर्मूला होता है Ga, ये किस तरह का जो है आपका रिलेशन में बॉन्ड बनाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए धात्विक है, आयनिक है, सहसंयोजक है, वॉल्टर वॉल्स है। तो याद रखिएगा जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4। और जब भी किसी तत्व के बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो याद रखिएगा वो कैसा बंधक बनाएगा, तो आपको कार्बन को याद करना है। कार्बन क्या बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, ना लेता है और ना देता है, वो क्या करता है, कंबाइंड शेयरिंग कर लेता है। तो उसी शेयरिंग को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होगा और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। ये भी सहसंयोजक बनाता है, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को निर्वात में, निर्वात का मतलब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निर्वात का मतलब दकम हो गया, 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो देखिए निर्वात का मतलब सीधा सीधा इस क्वेश्चन में हो गया कि एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं जो रोकेगा 49 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो आपको बोल रहा है समय टी बराबर, देखिए क्या होगा, 49 मीटर, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका स्पीड और बाई जी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचेगा। और याद रखिएगा जी का वैल्यू कितना है, 9.8, और आपका कितना है, 49 मीटर है। तो इसको पूरा पूरा काटेंगे तो 5 सेकंड टाइम आ जाएगा, कितना, तो 5 सेकंड का समय लगेगा इस बॉल को अपने अधिकतम हाइट तक जाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। कुछ नहीं किया हमने किया इसके स्पीड को जी से डिवाइड कर दिया, 9.8 से डिवाइड किया, तो वो क्या आ गया, टाइम आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो देखिए परम शून्य ताप बोलते किसको है, परम शून्य ताप बोलते हैं वो टेम्परेचर जिसे कम क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं, कितना होगा -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी पे जो आपका गॉड पार्टिकल है उसका भी खोज बहुत मतलब लेस से लेस टेम्परेचर पे जाकर हुआ है गॉड पार्टिकल का खोज। तो आपसे पूछ रहा है अर्धचालक, तो अर्धचालक है कौन सा, तो याद रखिएगा सिलिकॉन अर्धचालक है, ठीक है। और अर्धचालक में जब हम लोग हीट देते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आपको कह रहा है परम शून्य ताप पे जाना है एकदम माइनस में, तो उस समय क्या होगा, उस समय अर्धचालक में चालकता जो होगी वो शून्य हो जाएगी, अनंत नहीं होगी। कभी भी डाउट में मत आइएगा, जो आपका अर्धचालक है उसमें आपका चालकता शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरण है। याद रखिएगा कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन का धारा है, किसका धारा है, इलेक्ट्रॉन का धारा है। कैथोड किरणें ध्यान में रखेंगे, कैथोड इलेक्ट्रॉन की धाराएं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कहा पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है। अतिक्रमित का मतलब ओवरलैप करता है। जो पाचन मार्ग है वो मुख गुहा से स्टार्ट होकर पूरे पेट तक जाता है। जो श्वसन मार्ग है तो आपको पता होगा आप खाते खाते सरक जाते हैं, है ना। जो विंड पाइप है उसमें खाना आ जाता है, तो वहीं पर जाकर जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता है क्या, पाचन मार्ग और श्वसन मार्ग। ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन में क्या है, ग्रसनी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। जहाँ लेरिंग्स वगैरह होता है वहीं पे जाके हम लोग सरक जाते हैं कभी कभी, तो पता चलता है कि जो आपका सांस लेने वाला मार्ग है वहाँ पर खाना जाकर अटक गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहा लोह चुंबकीय होता है, यानी कि लोहा के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है वो कहाँ तक होता है। ऑप्शन में देखिए सभी ताप पर, सामान्य ताप पर 700 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 770 डिग्री सेल्सियस से कम। तो याद रखिएगा लोहा को अगर 770 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर गर्म कर दें तो आपका लोह चुंबकीय जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब लोहा को 770 डिग्री से ज़्यादा पर गर्म कर दें तो उसके पास अगर मैग्नेट ले जाएं तो वो सटेगा नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। तो आंसर होगा कि चुंबकीय कब तक रहता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस से कम पे लोहा के अंदर जो होता है वो चुंबकीय गुण होता है, ध्यान में रखेंगे। किसमें एल्युमिनियम नहीं है, तो ऑप्शन देख लीजिए, डायोलाइट है, फेल्डस्पार है, फ्लूओस्पार है और माइका है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्लूओस्पार में जो है वो आपका एल्युमिनियम नहीं है। फ्लूओस्पार का जो फॉर्मूला होता है वो CaF2 होता है, क्या होता है, CaF2 होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कृत्रिम डायलिसिस। जैसे ही वर्ड देखिए डायलिसिस आता है तो हम लोग को किडनी रिलेटेड याद आता है, किससे, किडनी से। डायलिसिस काम करता है जो काम किडनी करता है, याद रखिएगा किडनी पूरे दिन भर में 170 लीटर ब्लड को प्यूरीफाई करता है ना। टोटल 34 टाइम लोगों ने एक सेट में डिस्कशन किया था इस पर। तो अभी क्या है डायलिसिस के बारे में कह रहा है, ऑप्शन में देखिए कहाँ किडनी है, तो किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, तो वृक्क के प्रतिस्थापन से, है ना। किडनी का काम कौन कर लेता है, कृत्रिम डायलिसिस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, क्या कह रहा है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए हम लोग को पता है कि सूर्य उगते और डूबते समय यहाँ पे होता है, बहुत नीचे 2 मिनट का मार्जिन होता है, जब आप पढ़िएगा बहुत मजेदार चीज़ है। साइंस कह लीजिए, ज्योग्राफी कह लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत मजेदार होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सनलाइट टकराने के बाद जो है सघन माध्यम विरल माध्यम से होते हुए हमारी आंखों पर पड़ता है, तो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने के बाद जो होता है वर्ण विक्षेपन होता है। वर्ण विक्षेपन में जो सूर्य के प्रकाश में 6 डिफरेंट जो 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग कलर है, बेनिया पिनाला पढ़ा होगा आपने, बैगनी नीला, है ना, आसमानी वो वाला। तो उसमें जो होता है सिर्फ लाल जो होता है वो वर्ण विक्षेपित कम होता है, इसलिए लाल होता है, हमारी आंखों तक आ जाता है, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो होता है वो लाल दिखता है। तो याद रखिएगा लाल का वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है, इसी वजह से वो हम लोगों को सुबह और शाम के समय में जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा नजर आता है, रेड नजर आता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से एक अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, यानी कि जो आपका ध्वनि तरंग है वो क्या स्थानांतरण करेगी, वो ऊर्जा स्थानांतरण करेगी। एक स्थान से दूसरे जगह का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, कौन सबसे बड़ा ग्लैंड है। ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, आमाशय, पीयूष। आई होप सो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आंसर क्या होगा, लीवर जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, क्या होता है, लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, तो आमाशय में भोजन के पश्चात जाकर मिलता है आपका क्या, जठर रस। क्या मिलेगा, 66 का आंसर क्या होगा आपका, जठर रस, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। भोजन जैसे गया उसके बाद उसको पचाने के लिए जाएगा जठर रस। अच्छा, जठर रस बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा, दूसरा क्या है, लाइपेज है, और तीसरा है पेप्सिन है। क्या है, पेप्सिन है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, जठर रस। भोजन किए जाने के बाद इसका सेक्रेशन होता है डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, अंडा, मछली का लिवर और दूध इनमें से किसका स्रोत है, तो याद रखिएगा ये जब हम ये जो ग्रुप बता रहा है ये ग्रुप बेसिकली विटामिन डी का स्रोत है, ठीक है। किसका, विटामिन डी का जो है वो सोर्स है आपका मांस, अंडा, मछली और मछली का अंडा, सॉरी यहाँ क्या कह रहा है, मछली का लिवर और दूध, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है। देखिए ओ वाले ग्रुप में ना, जब हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ का, तो इसमें जो होता है वो आपका एंटीजेंट ए बी दोनों नहीं, कोई एंटीजेंट नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है ये किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स एंटीजेंट नहीं है। ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी दोनों को दे सकता है। बात समझ रहे हैं, चलें आगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, देखिए ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग अल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्केन, एन कहते हैं। अल्केन में क्या होता है, CnH2n+2 होता है। फिर डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, क्या कहते हैं, ईन। ये आपको ईन दिख रहा होगा, अल्किन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, क्या कहते हैं, आइन, अल्काइन, है ना।
पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो आइन में क्या होता है, CnH2n -2 हो जाता है। क्या होता है, -2 होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अल्कीन का सामान्य फॉर्मूला क्या है, तो अल्कीन का सामान्य फॉर्मूला है CnH2n। आंसर क्या नजर आ रहा है, आंसर नजर आ रहा है हम लोग को सी नंबर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरे पिघल जाने के बाद पानी का तल क्या होगा। देखिए, जब पानी के ग्लास की बात कर रहे हैं, अगर पानी के ग्लास को पहले से भर दें हम, ठीक है, और उसके बाद बर्फ का टुकड़ा डालेंगे, तो ये कुछ पानी रिप्लेस कर देगा पहले ही, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, जो ये ग्लास में हमने पानी की मात्रा को कम रखा है और तब इसमें बर्फ़ डालते हैं। जब बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ का टुकड़ा के टाइम में ही पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद ही पानी का स्तर में परिवर्तन हो जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्फ़ पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा, तो याद रखिएगा आंसर क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ, देखिए यहाँ पे कह रहा है शून्य वेग का मतलब u यानी प्रारंभिक वेग 0 है, नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद वो धरातल पे पहुंचता है तो मीनार से उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी एस को आप h भी बोल सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं। u क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 हो गया। हाफ a का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है 10 पुट करने के लिए, तो 10 इंटू टाइम का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 2 से इसको 8 बार में कट कर लीजिए, 8 10 8 80 हो जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा है टोटल लगभग मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 80 मीटर होगी। जब हम किसी सामान को ऊपर से नीचे फेंकें और 4 सेकंड लग जाए तो याद रखिएगा टोटल हाइट मीनार की 80 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध, याद रखिएगा धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि धातु के पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा टकराने लग जाते हैं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक, याद रखिएगा यहाँ छत्रक का मतलब क्या कह सकते हैं आप, छत्ता कह सकते हैं, ठीक है। छत्ता कहाँ होता है, याद रखिएगा छत्ता के बारे में बात करें तो वो हम लोग कहते हैं मशरूम को, ठीक है। किसको कहते हैं, मशरूम को कहते हैं। और मशरूम क्या है, याद रखिएगा मशरूम एक कवक है। क्या है, मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था, डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है किस चीज़ का, है ना। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, सॉरी किस में है, तो ऑप्शन है आपका दालों में, मक्खन में, अंकुरित अनाजों में, मछली के तेल में। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि मछली का जो लीवर होता है उसके तेल में क्या होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है। आपसे विटामिन ई के बारे में बोल रहा है, तो ये अंकुरित अनाज में क्या है, विटामिन ई के बारे में बताया गया है कि विटामिन ई का जो रिच सोर्स है वो क्या है, आपका अंकुरित अनाज है। चलें, अंकुरित का मतलब हो गया आपका स्प्राउटेड चना हो गया, मूंग हो गया, इन सब में क्या होता है, विटामिन ई फाइंड आउट होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हम लोग मैथ्स के तो 4-5 क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह है आयत का क्षेत्रफल। देखिए जब आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई को एक्स कंसिडर कर लीजिए, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। देखिए 12 इसको 16 टाइम में कट करेगा, एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, मतलब लंबाई 4 चौक 16 और चौड़ाई 4 तिया 12। आपसे कह रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा, 16 प्लस 12 28 दूनी क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा इसका आंसर। देख रहे हैं मेरा रफ्तार, क्वेश्चन पढ़ना है और इस तरह से डील करना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा इतना को भाग देने पर प्राप्त पूर्णतः घन बन जाए। आपसे क्यूब बनाने के लिए कह रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम लोग पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से हो जाएगा 43 20, ठीक है, 2320। फिर 2 से अगर काट ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2160। और देखिए 2160 आपको नजर आ रहा होगा कि 216 जो है वो 6 का क्यू है। तो ऐसा कर लेते हैं 6 का क्यू अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और 10 के लिए फिर 2 ले लें तो क्या रह जाएगा, 5 बच जाएगा। तो देखिए ये एक क्यूब है, इसको आप हटा लीजिए, फिर 2 भी एक क्यूब हो जाएगा, हटा लीजिए, बचा क्या 5। यानी इस नंबर को अगर 5 से डिवाइड कर लें, 5 से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो क्या होगा, ये नंबर पूरा का पूरा एक क्यूब बन जाएगा। अच्छा 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या था, याद रखिएगा एक 6 का क्यू था, एक 2 का क्यू था, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 का क्यू होता है 17 28 होता है। आप बहुत ध्यान से देखिए 17 28 का 5 गुना है ये, अगर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 17 28 आएगा, जो क्या होगा 12 का क्यू होगा। तो आंसर क्या होगा, बी 5 होगा। मैथ्स वाले सेगमेंट में आप थोड़ा पेन पेपर के साथ रहिए और थोड़ा धीरे धीरे समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ही स्कोर बनाएगा बिहार एसएससी में, मेरा ये मानना है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि 216 किसका क्यूब रूट था, 6 का, माइनस है तो -6, और 17 28 किसका था, अभी देखा था 12 का, तो 12 12 6 क्या 72, वो भी नेगेटिव का, आंसर ए होगा। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्च एंड इंडिसेस का बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या हो रहा है। 2 पे पावर 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और गुना 2 पे पावर n प्लस 1। अच्छा बेस सेम रहने पर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, यानी हम इसको लिख सकते थे सीधा सीधा 2 पे पावर 5 और प्लस n, ठीक है, 4 यहाँ 1 यहाँ 5। अगले को लिख सकते थे 2 पे पावर 2 प्लस n, ठीक है। अच्छा प्लस n को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते थे, हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर n, ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर n, क्योंकि बेस सेम है तभी जाकर ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है, क्योंकि हम लोग को सेम सेम कट करना है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अगले को भी लिख सकते हैं, देखिए 2 पे पावर 4 प्लस 2 2 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर n और माइनस 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 3। 3 कैसे आया, 2 इसका और 1 इसका। अब देखिए 2 पे पावर n को कट कर लीजिए चारों तरफ, क्योंकि चारों से में कट हो गया। अब क्या कर लीजिए आप, अब आप 2 टू द पावर 2 कम ले लीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि ऊपर आया 32, 32 में से 4 गया तो क्या बचा 28। 2 पे पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, याद कर लीजिएगा। और 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64 होता है। 64 माइनस 2 पे पावर 8 यानी कि 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 64 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 56 आ जाएगा। और अब देखिए 28 दूनी 56, 1/2, आंसर क्या होगा 1/2 होगा।
इस वीडियो को वापस से आप धीरे धीरे पॉज करके स्लो स्लो करके लिखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा आंसर 1/2 कैसे आया। और बिल्कुल कीजिए क्योंकि सीखना यहीं से है। 1/2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सर्च एंड इंडिसेस का है, फिर एक कमाल का क्वेश्चन। आपको कह रहा है 5⁻x-3, सॉरी 25 है तो 25 को 5 में बदल दीजिए तो 5⁻2x-6 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। स्क्वायर में ऊपर क्या होगा, पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इधर दिख रहा होगा 25 125 है तो 5 का पावर 3, 3 का मतलब 3 दूनी 6 यानी कि 6x और -9 हो जाएगा। अब बेस से मैं दोनों को कट कर लीजिए। इस 2x को इधर ले गए तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी 3 हो जाएगा। कितना 3, क्योंकि -9 का है, इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, +9 -6 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4। आंसर क्या है आपका 3/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 का 25 है तो 6 का क्या होगा, तो 5 का अगर 25 से स्क्वायर हो रहा है तो 6 का 36 होगा। सीधा सीधा हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 कि यदि नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी कहा जाता है तो रक्त का कलर क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त का कलर लाल है और लाल को क्या कह रहा है, नारंगी कहा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, नारंगी होगा, है ना। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को बहुत ईजी है हमारे, एकदम आराम से लेकर चलना है। यहाँ पर क्या होगा, लाल को नारंगी कहते हैं तो खून का कलर क्या होगा, नारंगी होगा, ध्यान में रखेंगे, लाल मत मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खास कोड में, देखिए ये कह रहा है तो इस कोड भाषा में बुक के लिए क्या है ना, बुक के लिए क्या है, तो देखिए बुक यहाँ भी है, बुक यहाँ भी है, और कुछ है जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो देखिए दोनों में डेक कॉमन है। क्या कॉमन है, डेक कॉमन है, ये जो कट किया मैंने। तो बुक के लिए क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, डेक कंसिडर कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा आराम से समझिएगा। रीड माई बुक है ना, नेक पे डेक लिखा हुआ है, और बुक स्टैंड तो ये डेक सेक और वेक लिखा हुआ है। तो पूछ रहा बुक का क्या कोड है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन है ये डेक, तो आंसर क्या होगा, डेक होगा। नेक्स्ट है अनिल का कद सनी से लंबा है और सनी का कद बेबी से छोटा है। तो देखिए अनिल का कद जो है वो सनी से लंबा है तो सनी को नीचे कर देते हैं, और सनी का कद बेबी से छोटा है मतलब सनी के ऊपर बेबी है, ये तो तय है। ठीक है। अनिल का कद बोझ से लंबा है, अनिल अगेन बोझ से लंबा है, यहाँ बेबी है, याद रखिएगा बेबी। फिर कह रहा है अनिल का कद जो है वो, अनिल का कद बोझ से लंबा है, बोझ से। जिसका कद, यहाँ जिसका वर्ड जो है वो बोझ के लिए आया है, सनी से छोटा है, सनी से छोटा है मतलब सनी बीच में होगा कहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अनिल आया, सनी आया, SUNNI कर लेते हैं, और बोस आया, ये ध्यान रखें। अब कह रहा है बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, यानी अनिल से नीचे है, फिर बेबी भी अनिल से नीचे है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो याद रखिए हम लोग में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, बोस दिख रहा है। क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे छोटा कौन है, और जब आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे ऊपर से नीचे तो आंसर क्रम क्या आ जाएगा, बोस सबसे छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोस सबसे छोटा आ जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड से, है ना, 27वें स्थान में है। कौन से पोजीशन में है, 27 पोजीशन में है। और पलक जो होता है, पलक है वो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पे है। तो देखिए 74 का एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, है ना, 74 का एक लाइन बना लेते हैं। और लाइन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि श्वेता बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से 27वें पोजीशन में, यहाँ पर कौन सा है, श्वेता है। ठीक है। और पलक जो होता है श्वेता के दाएं 7वें पोजीशन में है, यानी यहाँ पे 7वां मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गिन लेते हैं, 27 है तो 28 29 30 31 32 33 34 34 पोजीशन में होगा, और 27 और +7 भी जोड़ेंगे तो भी 34 पोजीशन होगा, पलक है। तो आपसे पूछ रहा है पलक का स्थान पंक्ति में दाएं ओर से कौन सा नंबर होगा, मतलब इधर से आपसे पूछ रहा है कौन से पोजीशन में होगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि सिचुएशन में हमेशा एक ज़्यादा हो जाता है। आपको टोटल 74 बोल रहा है, तो 34 और 74 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 34 74 को घटा देंगे तो आ जाएगा 40, और हम लोग को एक बढ़ा कर लिखना है। तो याद रखिए इधर से काउंट करेंगे तो हमारा 40 में एक जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा 41। यानी टोटल अगर राइट साइड से बात करें तो पलक का पोजीशन क्या होगा, 41 नंबर होगा, क्योंकि 41 + 34 ऐड करेंगे तो 75, उसमें से एक घटाएंगे तो 74। एक घटाने वाला कॉन्सेप्ट आई होप सो आप सभी को अच्छे से आता होगा। क्लियर, चलें आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 41 होगा। तो आई होप सो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग बना रहे होंगे, और बनाइए, और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो वो सीखिए कि कैसे होगा। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श यानी आचार संहिता है, तो ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें तो चुनाव के बारे में बात करें तो चुनाव जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, 324 से 29 तक है। लेकिन जब हम बात करते हैं आचार संहिता के बारे में तो याद रखिएगा ये कहाँ मेंशन है, लिखा हुआ कहाँ है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 51 में क्या है लिखा हुआ है आचार संहिता के बारे में। ठीक है, कि आचार संहिता में मतलब कि जैसे इलेक्शन स्टार्ट होगा तो उससे पहले क्या होगा, है ना, वोट जो है हम मांगने जा रहे हैं तो वो किस आधार पे मांग रहे हैं, जो करप्शन है वो करप्शन ना हो। तो ये सारी चीज़ों का जानकारी कहाँ से मिलता है हम लोग को, आचार संहिता से मिलता है, जो कहाँ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 क्या कह रहा है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 क्या कहता है, ऑप्शन है आपातकाल के बारे में, नहीं, आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल जो है आर्टिकल 352 में है, कहाँ है,
52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये है आपका आर्टिकल 61, क्या है, महाभियोग। फिर मौलिक कर्तव्य की बात कर लें, ये आर्टिकल 51A में है। और वित्तीय आपातकाल कहाँ है, आर्टिकल 360 में है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, वो किस में है, आर्टिकल 61 के तहत है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, यानी कि कब किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब किया था। तो देखिए जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा इसका आंसर, ये आंसर है आपका 2 अक्टूबर 1959 में। कब, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे भी इररिलेवेंट हो गया है ना, इसका गांधी जी से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सीधा सीधा रॉलेट एक्ट होगा। रॉलेट एक्ट कब आया है, 1919 में, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ है। तो याद रखिएगा ये कौन सा होगा युद्ध आपका, ये युद्ध है आपका सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध है, सेडान का युद्ध है 1870 में, जिसके फलस्वरूप जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ है। अच्छा, ये सेडान का जो युद्ध है ये बेसिकली किसके खिलाफ हुआ था, तो याद रखिएगा ये सेडान का युद्ध फ्रांस के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, फ्रांस के खिलाफ हुआ था। मतलब इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है, फ्रांस को जर्मनी ने पूर्णतः पराजित कर दिया था। और जब बात करेंगे ये सेडान का युद्ध जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था, तो याद रखिएगा ये फ्रैंकफर्ट संधि है। कौन सा है, फ्रैंकफर्ट संधि के तहत ये वाला जो युद्ध है सेडान का वो खत्म हुआ था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। रेगुलर देख रहे हैं जो लोग उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है आपके ग्रेटर हिमालय के लिए। किसके, ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम प्रयुक्त होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपका एंडीज पर्वतमाला है उसकी टोटल लंबाई 7000 किलोमीटर के लगभग में है। तो हम लोग बात करें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो कितना किलोमीटर लंबी है, तो वो लगभग याद रखिएगा हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं, ये हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति का निर्धारण है ना, तो ये है। फिर करेंसी का मुद्रीकरण भी है। व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम रिजर्व रेशियो की बात कर रहा है, नकद अनुपात, ये भी है। तो आंसर कौन सा नहीं आपसे बोला है, रुपये के मूल्य का निर्धारण, ये नहीं है। याद रखिएगा रुपये का मूल्य का निर्धारण होता है, रुपया और डॉलर के बीच में जो रेशियो होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग तय होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो देखिए इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बात करें कि कौन मोस्ट जो है चैलेंजेबल जॉब है, वो है आपका राजनीति में धन का प्रयोग। जो आपका जो इलेक्शंस होता है उसमें जो हम लोग मनी का यूज़ करते हैं जनरली लोगों को लुभाने के लिए, तो वो एक क्या है आपके लिटरली एक चैलेंजेबल जॉब है भारत के लोकतंत्र के लिए, कि अगर फेयर बिल्कुल इलेक्शन कराया जाए, ये बहुत टफ काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। तो याद रखिएगा आपके इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारा क्या होगा, केटू होगा। काराकोरम जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन याद रखेंगे कि केटू मैंने हमेशा कहा है आपको पीओके में है, कहाँ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में, जिसको भारत क्या है अपना हिस्सा कह रहा है। अगर बोला जाए कि पूर्ण रूप से भारत में है तो वो याद रखिएगा कौन सा हो जाता है, फिर कंचनजंगा हो जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट जो आपका सेट था उसमें पढ़ा था। आंसर क्या होगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। किस योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1969 से लेकर 74 तक चला था। और मैंने उसी समय बताया था कि 1966 से 1969 तक ये जो है वो एक साल का सिंगल रोलिंग प्लान कहते हैं वो चला था हमारा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। मतलब स्तर का मतलब जो मेन जो इम्पैक्ट है वो नहीं दे पाते, थोड़ी देर का उनका इम्पैक्ट रहता है लेकिन जो उनका मेन इम्पैक्ट है वो नहीं रह पाता। ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कहा था आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने कहा था, BR अम्बेडकर ने कहा था जब 1931 के टाइम समय जो आपका सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था उस समय की ये घटना है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के चुनाव में जनता पार्टी का क्या नारा था। तो देखिए 1970 के चुनाव में जो है जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। क्या था, लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक कर रख सकता है। देखिए जो भी लोग पॉलिटिकल पढ़े होंगे उनको बेसिक्स नॉलेज होगा इसका, है ना। ऑप्शन क्या है, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन और 24 दिन। तो वेरी गुड, आंसर क्या होगा, 14 डेज होगा। 2 सप्ताह जो है वो आपका राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जब बात करें कि धन विधेयक की धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करेगा, तो याद रखिएगा ये लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर तय करेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सुर्खी का जो प्रयोग है आपसे पूछ रहा है, इसका प्रयोग कब प्रारंभ हुआ भारतीय वास्तुकला में। ऑप्शन से कुषाण, गुप्त सल्तनत और मुगलों द्वारा। आंसर क्या होगा, कुषाण वंश द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजुल खडफिसेस। कौन है, कुजुल खडफिसेस है। और याद रखिएगा सुर्खी का जो प्रयोग है वास्तुकला में वो स्टार्ट किया गया है कुषाण वंशों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा जब बात स्वरोजगार कार्यक्रम के करेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
तो ये जो आपका योजना है, ये योजना क्या है, स्वरोजगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आप बात कर लें अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि ये बात हो रही है एससी की, ठीक है। एससी के लिए कितना सीट है और एसटी के लिए कितना सीट है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर में क्या है, 131, 78, 84 और 47। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 84 सीट्स किसके लिए है, एससी के लिए है, और 87 सीट किसके लिए है, एसटी के लिए है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 84 सीटें लोकसभा में निर्धारित हुई हैं किसके लिए, एससी के लिए, और 47 सीट किसके लिए है, एसटी के लिए है। क्लियर कट होना चाहिए आपको ये माइंड में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा टोटल को ऐड कर लें तो एससी एसटी के लिए कंबाइंड देखिए 131 सीट है। टोटल कितना है, 131 सीट्स रिजर्व है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। मतलब एग्रीकल्चर में जो आपका मापदंड देने वाला एक जो है पैमाना है वो क्या है। एग मार्क है, हॉलमार्क है, आईएसआई मार्क है और ये सभी है। तो आंसर क्या होगा, एग मार्क है। एग का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। जब बात करते हैं हॉलमार्क तो ऑर्नामेंट्स वगैरह में, गोल्ड वगैरह के लिए हम लोग हॉलमार्क का यूज़ करते हैं। आईएसआई मार्क यूज़ करते हैं हम लोग पंप्स और जो आपके वायर वगैरह होते हैं वहाँ यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर कह लीजिए, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। देखिए यहाँ पर वापस से थे बोल रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि शुरुआत में मूल रूप से कितने संविधान प्राप्त थे। तो याद रखिएगा उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अगर इसी में थे की जगह हैं कर दे या पास्ट की जगह यहाँ मूल रूप से कहे वर्तमान रूप में, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आपको, वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आपको, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 है। हटाया किसको गया है, तो याद रखिएगा राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो आपका आर्टिकल 31 में था, इस राइट ऑफ प्रॉपर्टी को क्या किया गया, हटा दिया गया है और इसको एक विधि अधिकार बना दिया है 300A आर्टिकल में। कौन से आर्टिकल में, 300A आर्टिकल के तहत इसको एक विधि अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, बिल्कुल थी। नेक्स्ट, महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है और सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जब दोनों सत्य है तो असत्य तो कोई होगा नहीं, तो आंसर होगा डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। एग्जाम में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अदरवाइज आप 1 और 2 मार के आ जाएंगे और गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को बहुत एंड तक पढ़ना है। आपको असत्य बोल रहा है, आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। अच्छा बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को एक पावर दिया है सरकारी काम को देखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, सरकार किस पे क्या एक्ट ले रही है। ऑप्शन में कह रहा है सरकार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, बिल्कुल नहीं। विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए, सरकार क्या कर रही है ये देखने के लिए। चुनाव में भाग वाला गलत होगा, तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार किसके लिए है आपका, सरकार क्या कर रही है ये जानने के लिए किया गया है। चले आगे, और आरटीआई जो एक्ट की बात कर ले, ये कब आया था, तो आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। कब आया था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो याद रखिएगा बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। कौन थे, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कृषि उपजों के लिए एमएसपी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एमएसपी की बात की थी। एमएसपी की स्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो एमएसपी पीडीएस ये नहीं है आपका, एफसीआई भी नहीं है, एमएसएसओ भी नहीं होगा, ये होगा सीएपीसीपी होगा, ठीक है। देखिए ये है सीएसीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, कॉस्ट एंड प्राइसेस। और हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि मूल्य आयोग, क्या कहते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। यही जो है एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी टोटल 22 फूड ग्रेन्स के लिए होता है और प्लस एक, ये एक जो होता है इसको एफआरपी कहते हैं। ये बेसिकली गन्नों में दिया जाता है, गन्नों के लिए दिया जाता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एमएसपी कितने फूड ग्रेन के लिए दिया जाता है, 22 के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जब बात कर लें सीएसीपी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1965 में, 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए गैर और नहीं है ये दोनों आपस में कट कर दीजिए। आपसे पूछ रहा है कौन परंपरागत स्रोत है, क्योंकि डबल नेगेटिव मिलके क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो परंपरागत स्रोत में देखेंगे समुद्री ये और नवीकरणीय है, कोयला, ये क्या है आपका एक परंपरागत स्रोत है। सोलर और बायोगैस ये नवीकरणीय है। यानी कि आपसे पूछ रहा परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो वो क्या होगा, कोयला होगा। और सेंटेंस में क्या लिखा है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ये और ये को ऐसे कट कर दीजिए, आंसर क्या होगा, कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। देखिए मैंने आपको बताया था, मैप भी दिखाया था कि ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें आपका यहाँ पे जो महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर होता है गोवा के आसपास, है ना, गोवा और जो आपका ये दमन होगा, इसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण क्षेत्र कहते हैं। तो कोंकण तट किसके किसके बीच में है, गोवा और दमन के बीच की स्थिति को कोंकण कहते हैं। यहाँ आपका गोवा महाराष्ट्र के नीचे है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में गोवा है, और ऊपर में आपका गुजरात बॉर्डर जो है, ये इन दोनों के बीच को हम लोग क्या कहेंगे, कोंकण कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मैप में कभी आराम से बाद में देखेंगे। तो आंसर क्या होगा, गोवा और दमन के बीच में कोंकण तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है। तो देखिए जो लोग फिर से पॉलिटिकल जो पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे आप। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, यह आर्टिकल है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 और 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकृत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
अब देखिए ये जो आपका जो भी संयंत्र है इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है वो समझिए। हम लोग को पता है कि हमारे पास पीने लायक पानी जो है, कैसा पानी, पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम है। तो ये क्या कर रहा है, समुद्र के पानी को, जो सेलाइन वाटर है, जो जिसमें लवण है, उसको हटाकर इसको पीने योग्य बना रहा है। ये ऐसा मशीन है, देख रहे हैं, अलवणीकरण बता रहा है आपको। और ये क्या है आपका, स्वचालित है, हरित है, मतलब कि ये आपका पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। तो ये कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका है लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर ये सेटलमेंट, ये जो प्लांट है, बिठाया जा रहा है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो समुद्री नमकीन पानी को पीने योग्य बनाएगा। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो याद रखिए जो आपका डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है वो किससे होना चाहिए, वो होना चाहिए गुड गवर्नेंस के द्वारा। किसके द्वारा, गुड गवर्नेंस के द्वारा होना चाहिए। टैक्स और राजनीतिक दल को धन न देना, सरकार और अधिक शक्तियां प्रदान करना, ये तीनों गलत है। आंसर होगा गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। तो देखिए झूम कृषि में क्या होता है, स्लैश एंड बर्न होता है। इसका मतलब होता है वन को काट देना है और फिर उसको जला देना है और फिर उसी के राख के ऊपर जो एग्रीकल्चर करना है। काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह ये स्लैश एंड बर्न झूम कृषि होती है। तो याद रखिएगा ये होता है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उत्तरी पूर्व भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। पहाड़ी इलाकों पे जनरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बता रहा है, किसके अधीन नहीं है, मतलब बाकी तीन है। तो कौन कौन है वो देख लेते हैं। नांगल है, दुर्गापुर है, बरौनी है। कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है, कामरूप नहीं है। अच्छा, कामरूप याद रखिएगा असम का पुराना नाम है। किसका, असम का पुराना नाम क्या है आपका, कामरूप है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित खोजना है, मतलब जो गलत है वो ढूंढना है। तो देखिए एशियाई खेल ह्वांगझू शहर चीन में हुआ था, सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो पुरुष का है वो बेलग्रेड सर्बिया में है, सही है। याद रखिएगा बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला भारत में हुआ है, ये भी आपका सही है, ठीक है। एशियाई खेल 2026, तो याद रखिएगा एशियाई खेल 2026 का होने वाला है जापान में होने वाला है। कहाँ, जापान के नागोया शहर में। कहाँ, नागोया शहर में होगा, भारत में नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लें हम लोग अपने पहले ऑप्शन की, एशियाई खेल 2023 का समापन हो चुका है। याद रखिएगा इसमें चीन का स्थान पहला है, चीन का स्थान पहला है। बात कर लें अपने देश भारत की, तो भारत का स्थान क्या है, चौथा है। अच्छा, चौथा होते हुए भी टोटल मेडल कितना जीता है, 107। और इसमें गोल्ड कितना है, याद रखिएगा इसमें गोल्ड है आपका 28। कितना है, 28। और जब बात करें चीन के गोल्ड की, तो चीन का गोल्ड है आपका 201 गोल्ड है चीन का, ध्यान में रखिएगा, पहला पोजीशन। दूसरा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा सरकार के टोटल 3 अंग ही हैं। पहला है आपका क्या, विधायिका है ना, जो नियम कानून बनाएगी। दूसरा है कार्यपालिका, फिर उसको फॉलो करेगी। और तीसरा है आपका न्यायपालिका, है ना, जो न्याय करेगी। और चौथा स्तंभ बोला जाता है आपको किसको, प्रेस मीडिया को, प्रेस कह लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, तीसरा अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा तीसरा अंग न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आई होप से आप क्लियर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है, ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। किसने लिखा है, अबुल कलाम आज़ाद ने। क्या लिखा है, इंडिया, अबुल आज़ाद कलाम है, अबुल कलाम आज़ाद लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब्दुल कलाम नहीं है ये, आज़ाद साहब हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। फिर हिंद स्वराज जो है वो आपके गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या है, इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बहुत आसान कर दिया है, महानदी, तुंगभद्रा, पेन्नार और कावेरी। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी जानी जाती है। जबकि वृद्ध गंगा, ठीक है, क्या, वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के बारे में किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, किसको, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा कौन, कावेरी, और वृद्ध गंगा कौन, गोदावरी, आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। याद रखिएगा, वापस से मैं बात कर लूँ, चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है, ठीक है। और बेसिकली चुनाव आयोग ही किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है। कौन सा बुक है, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। और किससे रिलेटेड है, तो जेपी जयप्रकाश नारायण के जीवनी से रिलेटेड है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। ऑप्शन क्या है, प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने बुक लिखा है, बुक का नाम है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन। 4-5 बार इसको बोलेंगे आप तो याद हो जाएगा, जेपी से रिलेटेड है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। पुराणों का अध्ययन, अबुल फजल अल बरूनी, दारासिको, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा आंसर है अल बदूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था, तो याद रखिएगा महमूद गजनी के साथ, गजनवी के साथ आया था, जिसने कि कई बार लूटा है इंडिया को, 1025 तक लास्ट में। और अल बरूनी क्या है, 1017 में भारत आया था, किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ। और सबसे पहले पुराणों का अध्ययन इसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए हम लोग हमेशा इतिहास में 3 बात करते हैं, 1905, 1906
और 1907 की। तो 1905 में कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और 1905 में बंगाल विभाजन था। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के, एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। 1906 का जो अधिवेशन है वो आपका क्या हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। 1907 में जो है आपका अध्यक्ष हुआ था सूरत में, है ना। और इसमें नरम दल गरम दल अलग हो गया, है ना। ये यहाँ पे कौन थे? रास बिहारी घोष थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फिलहाल 1905 के अधिवेशन में जो भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये देखिए, ये एक उपनिषद है, इसको अगर तोड़ेंगे तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि उपनिषद का क्या अर्थ है? कई बार ये पूछा हुआ है एग्जाम में। याद रखिएगा, उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। गुरु के पास, है ना, कोई शिष्य बैठेगा उसको कहना, उसके पास बैठना का अर्थ होता है उपनिषद का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? वंस मोर, वेरी गुड, इसका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है 26 जनवरी, 12 मार्च, 7 मार्च और 6 अप्रैल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ है। टोटल कितने समर्थक थे? 78 समर्थक के साथ वो चलना शुरू किए थे, है ना। 24 दिनों का समय लगा था, ये भी ध्यान रखना है। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर है। शैलकृत का मतलब एक पत्थर का मंदिर है ना, ऊपर से नीचे तक पत्थर को काट के अलग अलग डिजाइन तैयार करके एक मंदिर तैयार किया गया है। तो ये कौन सा है? तो याद रखेंगे, कैलाश मंदिर क्या है? एलोरा में है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा मंदिर है। और ये क्या है? शैलकृत मंदिर है, यानी कि पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर और जयपुर। तो आंसर क्या है? याद रखेंगे, इसका आंसर है आपका नागपुर। और नागपुर कहाँ है? नागपुर है आपके महाराष्ट्र में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि में ऊपर के भाग में गहराई बढ़ने के बाद, मतलब इनिशियल स्टेज में जो आपका गहराई बढ़ने के बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि का दर लगभग 35 डिग्री प्रति किलोमीटर है। कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर गड्ढा खोदने के बाद 35 डिग्री सेल्सियस का आपको चेंजेस नजर आएगा। लेकिन जब बात करें गहराई में, तो गहराई में 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस होता है। ठीक है, ये दोनों डेटा एकदम अलग अलग है। शुरुआती स्टेज में 35 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस होता है पर किलोमीटर, और गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस होता है 32 किलोमीटर गहरा करने पर। दोनों डेटा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिहार की राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? मतलब बिहार राज्य का टोटल कितना हिस्सा जो है शहर है? याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग चारों। आंसर होगा 11.29%। और याद रखिएगा, जो डेटा है ये 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार में जो शहरीकरण दर है वो है 11.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 44, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इनिशियल स्टेज में जब हम बात करें सितंबर 2023 में, तो सितंबर 2023 में ही जो 2 को ऐड किया गया है। और पहले कितना था? पहले 40 था, लेकिन अब की बात करें वर्तमान में, तो आंसर होगा 42। 40वां जो था वो आपका धौलावीरा था, जो आपके गुजरात से रिलेटेड था। लेकिन बाकी जो 2 ऐड हुआ है सितंबर में, वो कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, एक पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन ऐड हुआ है। कौन सा? शांति निकेतन। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और एक कर्नाटक का होयसल मंदिर। कौन? होयसल मंदिर कहाँ का? कर्नाटक का। तो ये 2 आपका शामिल हुआ है। और इसके बाद जब बात करें विश्व विरासत स्थल, 42 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में टोटल कितना राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल। और सबसे लास्ट राष्ट्रीय दल किसको बना है? आपको, आम आदमी पार्टी को। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित देशों की राजधानी को विमेलित कीजिए। तो यानी विवेलित को चुनना है आपको, मतलब कौन गलत है। देखिए, माली का बमाको होगा, ठीक है, बुरुंडी का बुजम्बरा होगा, इंडोनेशिया का नुसंतारा, ये नया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, बनने वाला है ना। इंडोनेशिया का नुसंतारा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं है, सिडनी एक शहर का नाम है, सिडनी और पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। वेरी गुड, आप लोग का आंसर देखकर बहुत मजा आ जाता है हम लोग को। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति, कौन सा? मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति है, इसको अपनाया गया है। यह पद्धति किस देश के तकनीक से विकसित है? ठीक है, आपसे पूछ रहा किस देश का है मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जापान। अच्छा, ये क्या है? क्या छोटे एरिया में एक पूरे घने वन को जो है वो स्टैब्लिश करना, ये एक पद्धति है। ठीक है, छोटे एरिया में घने वन को स्टैब्लिश करना। और ये कहाँ की है? जापान की है। नाम क्या है? मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, ये वंस मोर एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ है। ठीक है, और ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो है बौद्ध मठ है भारत का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो देखिए, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने कौन सा? लोहरा, मुंडी, चेरों और संथालों, किसको हराया था? चेरों को हराया था। किसको हराया था? चेरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेन यानी समप्राय मैदान का संबंध। देखिए, जब बात करते हैं प्लेन की, तो वो किससे रिलेटेड है? वो नदी से रिलेटेड है। नदी क्या करती है? प्लेन बनाती है। कहाँ बनाती है? तो एकदम लास्ट, जहाँ वो समुद्र में मिलती है, तो वहाँ पे प्लेन एरिया बनाती है। ठीक है,
इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरतन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर मैथ के 8-10 क्वेश्चन को आज देखेंगे। गतिशील विद्युत आवेश पैदा होता है, याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी वायर के थ्रू तो उसके आसपास जो है वो कैसा क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न जीवाणु, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया को उनके रो के साथ सम्मिलित करना है आपको। देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत टफ है ये ऑप्शन में सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे से चलते हैं, विब्रियो कॉलरी, ये किससे रिलेटेड है, कॉलरा से, नाम सेम दिख रहा है आपको, तो 3 आंसर है। फिर बेसिलस एंथ्रेसिस, ये एंथ्रेक्स का है, तो देखिए आपको ये फिर वापस ए और बी में टूट गया है। फिर हम बात कर लें ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है सिफिलिस से। किससे, सिफिलिस से, तो आंसर आपका बी होगा। मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, आंसर बी है। ये आपका डी का डी है ना, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट सिफिलिस आपका ए होगा, फिर एंथ्रेक्स आपका सी होगा, और पेस्टिस जो ये आपका यारसीनिया है, पेस्टिस ये आपका प्लेग से है, बी नंबर है। तो फर्स्ट ए का क्या आपको नजर आ रहा है, ये ए का थर्ड नजर आ रहा है, आंसर नंबर बी होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, याद रखिएगा, एक आप आईना ले लीजिए है ना, वहाँ से एक किरण आया और किरण टकरा कर लौट गया, तो जितनी गर्मी इसमें होगी आने वाली में उतनी गर्मी जाने वाली में होगी। तो आपको कह रहा है कि ऊर्जा, जो परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा है वो क्या होगा, आत्मन कोण के निर्भर करेगी, नहीं, कोण बढ़ने के साथ बढ़ेगी, कोण घटने के साथ घटेगी, बिल्कुल नहीं है। आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर एकदम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा ये देखिए, सॉरी मुझे लगा निर्भर करती है लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा आंसर आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। कोई चेंजेस नहीं होता है आपका रिफ्लेक्शन के बाद लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, पादपों में मूल रूपों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जिस प्रक्रिया से अवशोषित होते हैं उसको हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो जो आपका जल है वो आपका ऊपर जाता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए। देखिए काफी लोग ये सोचेंगे कि इसके लिए वन चाहिए, इसके लिए तो पेड़ भी चाहिए, कई सारे पेड़ लगा देंगे तो भी हो जाएगा। वन बेसिकली चाहिए भूवैज्ञानिक संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि कहता है 33.33% या 33% वन का होना अनिवार्य है, जिसमें सारा ऑप्शन सही है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये है, वन जीवों के संरक्षण के लिए भी है, वर्षा के लिए भी है, तो इन सबको कंबाइंड वे में हम कह सकते हैं कि भूमि संतुलन बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, अत्यधिक वन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में यानी सैचुरेटेड फैट में परिवर्तित करने के लिए किस गैस की जरूरत चाहिए, तो वो है हाइड्रोजन की। किसकी, हाइड्रोजन की जरूरत है वनस्पति तेलों को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग सी हो और म्यू का वैल्यू यानी पदार्थ का जो डेंसिटी है वो 1.5 दिया हुआ है, तो माध्यम में प्रकाश का चाल आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा इस म्यू को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, म्यू इक्वल टू होता क्या है, याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू फार्मूला में होता है CY/V। सी क्या है, प्रकाश में ये निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। और क्वेश्चन में बोल रहा है माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या था, C/V, तो V इक्वल टू हो जाएगा C/म्यू, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी को तो रहने दीजिए, म्यू का वैल्यू क्या 1.5 लिख देते हैं, और C/1.5 को 3/2 कह सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/3C। क्या होगा, 2/3C। याद रखिएगा V इक्वल टू है आपके पास CY/म्यू, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है, और आंसर क्या आ गया आपका 2/3C आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक है, या CaOCl का होल Cl ऐसा लिखते हैं हम लोग इसको, तो इसको कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिष्ट हो, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, अत्यंत दिष्ट का मतलब है उसको हम लोग कहेंगे लेजर। क्या कहते हैं, लेजर, स्पेलिंग क्या है, LASER। अच्छा, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर जो है वो क्या है, अत्यधिक दिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय पोषक है, तो द्वितीय प्रदूषक है, सॉरी आपसे पूछ रहा है, यानी कि पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर रहा है। देखिए जब हम बात करेंगे प्रथम पॉल्यूटेंट का, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसका राख हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है आपका फर्स्ट है। बात कर रहा है यहाँ पर द्वितीय प्रदूषक का, तो याद रखिएगा जो आपका द्वितीय प्रदूषक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है आपका स्मॉग। क्या है, स्मॉग, ये भी आपका प्रथम प्रदूषक में आता है। फ्लाई एश ये भी प्रथम प्रदूषक में आता है, सेकंड में क्या है, स्मॉग है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना यानी मिलाना है, तो देखिए आपको धान्य और अनाज, ये आ गया आपका चावल, दूध और मांस एक तरह से मछली से रिलेटेड है, वसा और शर्करा आपका क्या हो गया, मसूर की दाल, दालें और फली, सॉरी 10 दालें और फली हो गई आपकी मसूर की दाल, है ना, तो आपका डी का 1 कौन सा है, ये दोनों में है। धान और अनाज में आ गया आपका चावल, पहला का 2 यहाँ है, तो C नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा, C नंबर आंसर सही होगा। बी का 3 यानी दूध मांस का देखिए मछली आ गया, C का 4 हो गया वसा शर्करा का घी हो गया, घी में देखिए फैट होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, तो ये हम लोग कॉकरोच जानते थे, तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में क्या होगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण क्या है। देखिए क्रॉस लिंक पॉलीमर का मतलब एक ऐसा पॉलीमर का मतलब जहां कार्बन एटम की संख्या बहुत ज़्यादा हो,
तो ऐसा जो एक दूसरे को कहीं कहीं ओवरलैप करके क्रॉस बना रहा हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेकेलाइट। क्या होगा? आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बेकेलाइट जो है वो क्रॉस ऑप्शन पॉलीमर का, क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण है। और बेकेलाइट के अलावा और क्या होता है आपका? एक होता है मेलामाइन। बेकेलाइट का अगर फॉर्मूला देखिएगा बहुत गजब का फॉर्मूला है, C6H6O फिर CH2OH और ये होल N, और N का मतलब याद रखिएगा पॉलीमर, ठीक है। क्रॉस लिंक का मतलब क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को और 3D इमेज बना रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन, परमाणु आकार, परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग कहेंगे परमाणु का आकार कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु आकार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जब तक आप इसका आंसर बताएंगे मैं फटाफट इसके ऑप्शंस को बता देता हूँ। ऑप्शन है आपका न्यूटन, कैपलर, कॉपरनिक्स और गैलीलियो। तो याद रखिएगा ग्रहों का गति का नियम किसने बताया था? कैपलर ने बताया था। 65 का बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो कुष्ठ रोग याद रखिएगा बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। जैसे बैक्टीरियम लग गया तो बैक्टीरिया हो गया, मतलब जीवाणु हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा के लिए कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी गुड, इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए था। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखिएगा जिन जो है वो किसको? हेरिडेटरी को नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या होगा? हेरिडेटरी, ना कि प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सी गैसीय वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो जब बात कर रहे हैं वापस से देखिए पोल्यूटेंट की, है ना, तो हम लोगों ने अभी देखा था सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका? पोल्यूटेंट है। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो सही बात है, देखिए हम लोगों ने देखा अभी सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपका? एक एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। चलें आगे। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है? जैसे ही बात हड्डी की करते हैं तो हम लोग को क्या याद आता है? हम लोग को याद आता है कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन में देख सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग सी लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 20 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट, वो है आपके चालक के प्रतिरोध R, धारा का वर्ग यानी I स्क्वायर, और उसमें प्रवाहित होने वाली समय क्या यानी टी। देखिए H बराबर I स्क्वायर RT होता है बेसिकली, या RI स्क्वायर T बोल लीजिए, सेम है दोनों। ये किसने दिया था? तो ये देखिए जब भी हीट की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं जूल की। किसकी? जूल की। जूल द्वारा दिया गया ये नियम है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आप में आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ पूछ दे, तो H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगार प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा एगार प्राप्त होता है सवाल से। किससे प्राप्त होता है? सवाल से प्राप्त होता है एगार। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो देखिए 4 सेकंड में चली गई दूरी मतलब अगर हम लोग फार्मूला से भी यूज़ करें तो S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। U यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग देखिए यहाँ पे 0 बता रहा है तो ये खत्म हो गया। हाफ A क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर। तो 0 से देखिए जो वेग है वो कहाँ पे आ गया? 8 पे आ गया, और समय कितना लगा? 4 लगा। तो V माइनस U बाई T होता है फॉर्मूला। तो U तो आपका 0 है, तो V क्या है आपका? 8/4, ठीक है। और टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए इसको 2 बार में कट किया, 2 से 2 कट किया, 4 का स्क्वायर क्या? 16। तो आंसर क्या होना चाहिए? 16 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है? 16 दिख रहा है। तो आंसर याद रखिएगा ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? 4 होगी। अदरवाइज एक और एग्जांपल, एक और तरीका है, आप इसका एरिया निकाल लीजिए, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया होगा हाफ बेस हाइट, बेस होगा 4 और हाइट भी हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आपका हाइट है, ये आपका 8 हो गया। 2 से इसको काट लीजिए 2 बार में, 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो आप याद रखेंगे। एस जहाँ दूरी है, यू आपका प्रारंभिक वेग है, और ए आपका एक्सेलरेशन है, टी आपका टाइम। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा जब बात कर रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये यू इज इक्वल टू बता रहा है 20, और यू हमारा उत्तल लेंस में माइनस होगा। फिर कह रहा है लेंस की क्षमता, तो पी इज इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर, है ना। तो यहाँ 100 कर लीजिए, और एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। और इसका फोकस होगा वो पॉजिटिव में होगा, ध्यान में रखेंगे, जो मुख्य फोकस होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो हम लोग बात कर ले वापस से किसकी? भी की। तो लेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपसे 1/v बोल रहा है, 1/v इज इक्वल टू होगा 1/f और प्लस में 1/u। आपको पता है 1/f 50 है, और u का क्या है वैल्यू? माइनस में कितना है? 1/20। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा -3/100, यानी कि हो जाएगा सीधा करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -33.3 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 फॉर्मूला यूज़ किया। एक होता है p इज इक्वल टू 1/f, और याद रखिएगा f इन मीटर, ठीक है। और दूसरा लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलेटेड होता है आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, और एनर्जी बनता है किसमें? वायवीय श्वसन में, ठीक है। तो बात कर रहे हैं श्वसन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या है? रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन। अब हम लोग चलते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पैटर्न गलत है? बेसिकली ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, मैथ्स में भी आता है, हालांकि ये रीजनिंग ही है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 दिया 45, दिया 135, दिया 405। आंसर क्या होगा?
395 ये गलत है, यहाँ पर 405 होना चाहिए, तभी 405 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215 आ जाएगा आराम से। मेरी बात समझे, इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है, हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये आपका 405 होगा, आंसर यही होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 176 मीटर परिधि, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 176, यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 चौके, आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा, आप एक बार देख लेंगे, है ना, 22 दूनी 44 चौके यानी 4 बार में कट रहा है और 7 चौके 28 हो जाएगा, सही है। आर का वैल्यू 28 है, आपसे पूछ रहा है कि इसके बाहर एक और सड़क बना रहा है, तो देखिए आर का वैल्यू 28 आया है, यानी एक तो आपका ये 28 है, ठीक है, और फिर इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा एक और जो है रोड बना रहा है, तो टोटल जो कैपिटल आर हो जाएगा वो हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35। आपसे बोला यही सड़क का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि रिंग का क्षेत्रफल निकालना, रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, रिंग का होता है। तो एक जगह आर का वैल्यू आप 35 पुट करेंगे बड़े वाले में और छोटे वाले में पुट करेंगे 28, ये जो भी 28 आया है, तो पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, 22/7 और a प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं ना, तो 35 + 28 कर लेते हैं और इंटू 35 - 28 कर लेते हैं, तो ये तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 22 गुना 63 होगा, 63 होगा, तो 22 गुना 63 कितना आ जाएगा आपका, 22 छक्के 132, ठीक है, ये आ गया आपका 1386। 22 गुना 63 की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए क्या होगा, 1400 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या है 1386। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है 0.9999, है ना, जब इसको ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 0.94 आ जाएगा, ये आपका 0.81 हो गया और ये आपका 0.9 है, तो आंसर क्या होगा, ये 9 पे बार वाला आंसर होगा, ये सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको इसका मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a² + 1 और प्लस a इज इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे, इससे आप a कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a³ - 1, और जब a³ - 1 को तोड़ेंगे तो a को यही रहने देते हैं, ये हो जाएगा a - 1 और रिमेनिंग आ जाएगा a² + 1 और प्लस a, और आपको पता है कि ये जो सेकंड हाफ में मैंने लिखा है इसका वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे दिख रहा होगा इसका वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, कौन सा, a³ - bq का फार्मूला होता है a - b, ठीक है, अगेन a² + ab और प्लस b², इसी का यूज़ किया, जिसमें ये वाले पार्ट का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो जब भी याद रखिएगा a⁻m, ठीक है, और ऐसे m और ऊपर वाले को n कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है a⁻m × n, यानी पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/2 इस इक्वल टू क्या होगा, -1/16 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 4 बराबर 16, तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये माइनस पावर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 × 2 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 15 है, उनका एलसीएम 225 है, उनमें से एक संख्या 75 है, तो देखिए जब बात करेंगे HCF की 15 है तो यानी कि 15x है और 15y है, और इसका एलसीएम बता रहा है आपका 225, तो 15 अगर निकाल लें तो x और y का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 15 ही होना चाहिए, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। बोल रहा है एक संख्या 75 है, तो देखिए 15 गुना 5 बराबर 75, एक संख्या 75 है, तो यहाँ x का वैल्यू अगर 5 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो ये 15 होगा ना, तो एक आपका संख्या 15 × 3 है। तो आपसे पूछा कि एक संख्या अगर 75 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या 45 होगा, क्या होगा 45 होगा, बात समझ रहे हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, एलसीएम × HCF बराबर a × b, ऐसा होता है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, बात समझ रहे हैं। तो आपके पास एलसीएम का वैल्यू क्या है, 15 गुना 225/75, तो 15 × 5 = 75 और 5 से इसको 45 बार में कट कर देंगे, तो आंसर क्या होगा 45 आ जाएगा, किसी भी तरीके से ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 6% और 4% लाभ पर बेचने पे विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो है वो 3 रुपया है। देखिए यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि 2% बराबर 3 रुपया, देख रहे हैं 1.5 का मार्जिन दिख रहा है आपको 1.5 का, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिएगा 150 हो जाएगा। या ऐसा समझिए कि इसको 50 से गुना किया हमने, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो 7 का 26 है, इसका मतलब इसके आगे भी 3 नंबर पीछे भी 3 नंबर, और धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 26 बीच वाला है, तो ये हो जाएगा 25, 24 और 23। अगला हो जाएगा आपका क्या 26 तो था ही, 27, 28 और 29, ये आपका एवरेज है। पूछ रहा सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, तो 23 होगा, मेरी बात समझ रहे हैं, सबसे छोटा क्या होगा 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की औसत आयु जो है 30 वर्ष है, बी और सी का औसत आयु 26 है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2 का 30 है और 2 का 26 है, मतलब दो लोगों में 4 कम हो गया है। नया आया कौन, सी आया है, और गया कौन, ए गया, मतलब ए माइनस सी का जो वैल्यू है वो 8 साल का डिफरेंस आ रहा है, कितना का 8 साल का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए और सी की आयु का अंतर क्या है, आंसर होगा डी। मेरी बात समझिए, एवरेज दिया हुआ 30 दूनी 60 होगा और 26 दूनी 52 होगा, सिंपल देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 8 का आ रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। टोटल में किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक दिया हुआ इतना दिया हुआ है, और कामगारों का औसत साप्ताहिक एक का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है और टोटल का आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूछ रहा है फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है, तो 1534 को 118 से भाग दे देना है ना, आंसर क्या आ जाएगा। देखिए 4 है तो मुझे समझ में रहा है, 8 या 24 होता है, तो 13 आंसर होगा, एग्जैक्ट नंबर 13 होगा। डिवाइड भी करके देख लेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300
और 13 गुना 24 18 हो जाएगा आपका 18 54 234। तो दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है, इसका आ रहा है 1534 आ गया आंसर। तो आंसर क्या होगा, टोटल 13 वर्कर हैं। तो चलिए ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।